नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि यह सभ्यता यानी सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी जो थी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और जबकि जानकारी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। 1921 में हम क्या देखते हैं कि 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और इसका विस्तार हम देखते हैं, जैसे कि उत्तर में क्या है, पश्चिम में, दक्षिण में क्या है। तो उत्तरी सीमा में हम देखते हैं मांडा जो कि जम्मू में है, और पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और दक्षिण सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी आकार जो है सिंधु सभ्यता का आकार जो है वह त्रिभुजा आकार में है। सामाजिक जीवन यहाँ पर देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या था। तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप जो था मातृसत्तात्मक था, और इस सभ्यता का समाज 4 वर्गों में यहाँ पर बटा हुआ था। एक विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी और शिल्पी वर्ग, और चौथा श्रमिक वर्ग। तो 4 वर्गों में ये बटा हुआ था। भोजन के रूप में हम देखेंगे कि इस सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन यहाँ पर करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग समाधान प्रणाली में हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद किस तरह से अंतिम संस्कार ये लोग करते थे। तो 3 तरह के था यहाँ पर, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। पूर्ण समाधान में हम क्या देखते थे कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी, जैसे कि मुस्लिम और ईसाई धर्म में देखा जाता है। आंशिक समाधान में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, यानी कि जब पशु पक्षी उनके मांस को यानी कि मृतक के मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना दिया जाता था। दाह संस्कार में हम देख सकते हैं कि मृतक को जलाने की परंपरा थी, जैसे कि हिंदू धर्म में किया जाता है। और आंशिक समाधान में हम पारसी धर्म के रूप में भी अभी देख सकते हैं। तो ये 3 तरह के थे, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। नगर नियोजन में हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। यहाँ पर मकान जो बनाया गया था इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वे मुख्य रूप से सड़कों पर ना खुल के पीछे की ओर गलियों में खुलते थे सिंधु सभ्यता में। लेकिन हम लोथल में क्या देखते हैं कि घर के दरवाजे जो थे सड़कों की ओर खुलते थे, और जबकि हम यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य सड़कों पर ना खुलकर दरवाजे पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे, 4-5 रूम होते थे, और मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुआं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। ढकी हुई नालियों का भी यहाँ पर साक्ष्य मिला है, जो कि यहाँ पर नगर को सुनियोजित नगर के रूप में देखा जाता है। अब हम देखेंगे ये था नगर नियोजन से संबंधित कि नगर का प्रणाली किस तरह था वहाँ के लोगों का। और अब देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल।
तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी खुदाई किसने की थी। तो इसकी खुदाई जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह रावी नदी तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी, जैसे कि श्रमिक आवास, मजदूरों को रहने के लिए आवास, अन्नागार यानी कि खाने के लिए अन्नागार का होना जरूरी है, लकड़ी का ताबूत, मरने के बाद दफनाया जाता है, और RH-37 कब्रिस्तान। तो यहाँ पर हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर श्रमिक हैं तो उनको खाने के लिए अन्न की ज़रूरत पड़ेगी और मरने के बाद उन्हें दफनाया जाएगा और यहाँ पर कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। तो अगला हम देखते हैं प्रमुख स्थल में दूसरा मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन हम देखते हैं 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिले हैं, जैसे कि पुरोहित आवास यानी कि जो पुजारी हैं उनके रहने के लिए घर, अन्नागार, विशाल स्नानगृह, घर में कुआं, आदि शिव, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और सबसे चौड़ी सड़क। तो यहाँ पर हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर पुजारी हैं तो इनको जीवित रहने के लिए अन्न की ज़रूरत पड़ेगी, तो अन्नागार की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये लोग स्नान करेंगे तो यहाँ पर स्नान गृह है और कुआं के पास जाकर स्नान करेंगे, यानी कि घर में कुआं है। फिर मंदिर में यहाँ पर मतलब कि पूजा करेंगे स्नान करने के बाद, तो शिव की पूजा करेंगे, शिव जी की, और कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी है और इनको जाने के लिए सबसे वहाँ पर पूजा करने के लिए जाने के लिए चौड़ी सड़क की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से रिलेट यहाँ पर कर सकते हैं पुजारी से। उसके बाद हम देखेंगे चनहुदड़ो के बारे में। इसकी खुदाई जो है गोपाल मजुमदार ने की और यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो बिना घेराव यानी कि दुर्ग रहित है। इस शहर में कोई घेरावा नहीं किया गया है। यह औद्योगिक शहर है, यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है। तो यहाँ पर लड़की से रिलेटेड जैसे कि लिपस्टिक, और लेडीज से रिलेटेड शीशा यानी कि मिरर, मनके और गुड़िया, और इसके साथ ही हम देख सकते हैं साइड से कि कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे चनहुदड़ो के बाद रोपड़। तो इसकी खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, जैसे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इसके साथ ही हम देखेंगे कालीबंगा। इसकी खुदाई BK थापड़ तथा BB लाल ने की थी और वर्तमान में यह राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, जैसे कि हल से जूते हुए खेत का निशान, अलंकृत ईंट, हवन कुंड और चूड़ी। इसके बाद हम देखेंगे धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, जैसे कि स्टेडियम, यह गुजरात में स्थित है। और उसके बाद हम देखेंगे सुरकोटदा। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने की। वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है और यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है सुरकोटदा से। लोथल जो कि बंदरगाह के लिए काफ़ी फेमस था, इसकी खुदाई जो है SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है और घर के दरवाजे सड़कों की ओर यहाँ पर खुलते थे पीछे की ओर। जैसे कि हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये मुख्य सड़कों पर लोथल में खुलते थे दरवाज़ा। अब उसके बाद हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधो सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है।
सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, जो कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ होता है सैंध्यवासियों की उपज। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, जैसे कि पशुपालन भी करते थे, और इनका प्रमुख व्यवसाय जो था व्यापार था। इस सभ्यता के लोग जो थे माप तौल से काफ़ी परिचित थे, क्योंकि व्यापार करते थे, और इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये एग्जाम में पूछा गया है कि किन चीज़ों से ये लोग परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला पॉइंट देखेंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, लेकिन शेर का चित्र कहीं नहीं मिला है। ये लोग शेर से जानवर जो था शेर, इससे अपरिचित थे, इसलिए यहाँ पर मोहरों में शेर का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे सारे, और जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हमारा वीडियो था हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। अगला वीडियो हमारा रहेगा, वो रहेगा वैदिक सभ्यता, जो कि आपका प्राचीन इतिहास के अंतर्गत रहेगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।